हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब वीडियोस लेके आना शुरू कर दूंगी, सो हियर इट इज़। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। एंड आप लोगों का ये कंप्लेन था कि मैं ऑप्शंस लेके आऊँ ABCD एंड फिर आप सेलेक्ट करो, आपका वैसे ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होता है, तो मैंने वही किया है। एंड लास्ट में कुछ वन लाइनर्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। एंड वन मोर थिंग, चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते थे वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, तो मैं इस तरीके से कराऊंगी। एंड स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने बस मेनली क्वेश्चंस डाले हैं, बीच में कोई पिक्चर्स कुछ ऐड नहीं किया है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस, आपको पसंद आएगा। ओके एंड क्वेश्चन के साथ जितने भी रिलेटेड ऑप्शंस हैं मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड ऐसे करते करते आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो अब ज़्यादा बातें नहीं, लेट्स स्टार्ट। ओके उससे पहले एक कोट है हमारे पास, दैट ब्यूटिफुल थिंग्स हैपन इन योर लाइफ व्हेन यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी एंड ड्रामा। तो अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तभी होंगी जब आप अपनी ज़िंदगी से दो चीज़ों से दूरी बना लोगे। वो है एक तो नेगेटिविटी एंड दूसरा ड्रामा। तो गाइज़ अभी कुछ भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आपको सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए फोकस करना है। एंड क्या पता कुछ बच्चों का नहीं प्रिपरेशन हुआ हो, कुछ रह गया हो, तो अब कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि एक चांस मिला है। ओके एंड इस चांस को बिल्कुल भी नहीं खोना है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज डाइजेशन इज द डैश प्रोसेस। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक, कॉम्प्लेक्स और सिंपल? मार्क योर आंसर गाइस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ कैटाबॉलिक। ठीक है। एंड डाइजेशन में क्या होता है? यही तो होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में जाते हैं, बट वो हमारे बॉडी को किस चीज़ में प्रोवाइड होते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ विटामिन्स, राइट, इन अ फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन सब चीज़ों में, इन सब फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं। ठीक है। तो फूड हो गया कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन्स मिनरल्स हो गया सिंपलर फॉर्म। दिस इज नॉन एज डाइजेशन। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन इज कॉल्ड। जो आपके टूथ है, ऐसा टूथ होता है एंड आपने देखा होगा ये जो है यहाँ पे जॉज में एम्बेडेड होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो जॉ में एम्बेडेड होता है, इस तरह के डेंटिशन को क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इसे कहते हैं थीकोडोंट। क्या कहते हैं? थीकोडोंट। यहाँ पे और भी टर्म्स है, ब्यूनोडोंट। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगी सारा, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखते जाना। ब्यूनोडोंट का मतलब होता है कि हमारे जो टीथ है वो ज़्यादा शार्प नहीं है। ह्यूमन टीथ्स आर नॉट शार्प, दैट इज़ ब्यूनोडोंट। ब्लंट है। ठीक है। बी से ब्लंट, बी से ब्यूनो। देन वी हैव सेकेंड टर्म दैट इज़ डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब होता है कि हमारे पूरे ह्यूमन लाइफ में हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। एक होते हैं टेम्पररी टीथ या फिर हम उसे मिल्क टीथ, हिंदी में दूध का दांत कहते हैं, जो कि बच्चों का होता है। एंड सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो आता है वो जाता है परमानेंट टीथ। उसके बाद कभी भी हमारे दांत फिर नहीं टूटते हैं, राइट। और फोर्थ हम लोग यहाँ पे देखते हैं टर्म, वो लिखा है हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट का यहाँ पे मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं टीथ में वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आई से हो जाएगा इंसिसर्स, सी से कैनाइन्स, पी एम से प्री मोलार्स एंड एम से मोलार्स। इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। ठीक है। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। आगे चलते हैं। Question number 3. The tongue is attached to the floor of oral cavity by the. टंग जो है, अगर आप टंग को अपना ऐसे उल्टा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ होता है जिससे हमारा टंग जो है हमारे माउथ के नीचे वाले सरफेस से अटैच होता है। तो जिससे वो अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर पैपिले, फ्रेनुलम, इनामल, सल्कस टर्मिनालिस एंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेनुलम। ठीक है। तो जिससे हम टंग जो है ओरल कैविटी के नीचे वाले सर्फेस से अटैच रहता है, तो ड्यू टू
फ्रेनुलम। पैपिले क्या होता है, हमारे टंग पे, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे टंग पे ना ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ना बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, एंड इस प्रोजेक्शंस में टेस्ट बड होता है। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इसे पैपिले कहा जाता है। अगर आप अपना टंग को टच करके या फील करके देखोगे तो वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, वो रफ होता है। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे पैपिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनामल। इनामल क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिससे क्या बना होता है, टीथ। तो टीथ जो होता है उसका जो वाइट पार्ट होता है ना पूरा हमारे टीथ का, वो किससे बनता है, इनामल से। ओके, एंड लास्ट लिखा है सल्कस टर्मिनालिस। सो सल्कस टर्मिनालिस क्या है, ये जो है टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये टंग है और ये ऐसे डिवाइड होता है, आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया टंग, 1 पार्ट ये, दूसरा ये। तो ये जो बीच की जो लाइन है ना इसे बोलते हैं सर्कस टर्मिनालिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पैसेज ऑफ आवर बॉडी फॉर फूड एंड एयर इज, ठीक है, हमारे बॉडी का जो कॉमन पैसेज है जहाँ पे फूड एयर दोनों पहुँचते हैं एंड वहाँ से वो डिवाइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर लैरिंग्स, ट्रैकिया, पैपिले, फैरिंग्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फैरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे माउथ हो जाएगा, ठीक है। माउथ के बाद ये एक ऐसा एरिया हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ऐसे कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड टाइप हो जाता है, ओके। एंड वो जो डिवाइड हो जाएगा तो उसमें से एक हो जाएगा विंड पाइप, जिसे हम लोग कह सकते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स विंड पाइप। और एक जो ये वाला पार्ट हो जाएगा ये हो जाता है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे कॉमन फूड एंड एयर के लिए पैसेज है उसे कहते हैं फैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड डैश प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ से ऐसे ये हो गया हमारा फैरिंग्स एंड यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है लैरिंग्स में, ये लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स मतलब विंड पाइप हो गया, और ये हो गया ईसोफेगस या एफ से लिख देते हैं फूड पाइप, ठीक है, ये हो गया। तो क्या होता है, यहाँ पे जब खाना आया तो खाना को कैसे पता है कि इधर ही जाना है, इधर में नहीं जाना है। तो जैसे ही खाना अंदर एंटर करता है ना, तो यहाँ पे मैं येलो से ड्रॉ कर रही हूँ, छोटा सा ना ऐसे होता है कवर करने के लिए। तो जो कवर होता है उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसे, एपीग्लॉटिस। तो वो कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए लिखा है अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, ठीक है। सबसे ऊपर फिर यहाँ पे लिखा है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस होता है जो आपका फूड पाइप हो गया, सॉरी विंड पाइप हो गया, उसे ग्लॉटिस भी कहते हैं, ठीक है। विंड पाइप को ग्लॉटिस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। ईसोफेगस, फूड पाइप दोनों सेम चीज़ें हो गई। एंड फैरिंग्स जहाँ पे कॉमन पैसेज हुआ फूड का एंड एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पोर्शन ऑफ स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आपको पता है क्या होता है, ईसोफेगस होता है, ठीक है। मैं आपको एक कंप्लीट स्लाइड में यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आपका आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो पूछा गया है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कि इंटेस्टाइन में जो पार्ट खुलता है स्टमक का, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है। तो स्टमक जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला ऊपर का पार्ट जो कि ईसोफेगस जिसमें खुलता है उसे बोलेंगे फंडस, ठीक है, फंडस। जो बीच वाला पार्ट है वो हो जाएगा कार्डिएक, कार्डिएक। और जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि आपका ये वाला पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, FCP, FCP। तो यहाँ पे यही है, देखिए आपको दिया ऑप्शंस में कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ड्यूडेनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइलोरिक। सबसे पहले आ गया फंडस,
पहले फन करेंगे, मस्ती करेंगे, कहाँ पे, कार में, दैट इज़ कार्डियक, एंड फिर पाइलोरिक तो लास्ट में बच ही गया। तो पहले फन करेंगे, फंडस कहाँ, कार में कार्डियक, और पी से पाइलोरिक। ओके, तो ये तीनों स्टमक के पार्ट होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, एनसीईआरटी अगर आप न्यूली एडिशन देखोगे तो उसमें टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं कि पहले तो फंडस हो गया, फन करेंगे, कार में कार्डियक, पाइलोरिक और कार्डियक के बीच में जो है ना, यहाँ पे बी से बॉडी दे दिया गया है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप याद रखिएगा फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन ड्यूडेनम लिखा हुआ है, ड्यूडेनम जो है, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऐसे स्टमक में, 1 सेकेंड, यहाँ से ऐसे स्टमक में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो स्टार्टिंग ही इसका ड्यूडेनम से होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। 1 सेकेंड, एक काम करती हूँ, मैं एक ही जगह पे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम 3 टेबल बना देंगे। पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्टमक के बारे में। एस से स्टमक हो गया, स्टमक में आपका 3 आ गया, कौन सा, एफ से फंडस, कहाँ करेंगे, कार में कार्डियक, और पी से पाइलोरिक, ठीक है। तो फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। फिर हम बात करेंगे उस स्टमक के बाद क्या आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एस आई लिख देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, इसमें भी 3 पार्ट है, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। एंड इसके बाद ये कहाँ खुलता है, ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, दैट इज सीकम, कोलॉन, रेक्टम, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स, ये तीनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ड्यूडेनम हो गया, ये तो हमें पता चल गया किसका पार्ट है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स अप इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको बताया अभी कि 3 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, एंड उसके बाद ही लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला पार्ट ही खुलेगा, दैट इज इलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियम, ठीक है। एंड रेक्टम जो है ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट हो गया, इलियम पहले, सीकम है और कोलॉन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स डज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस। तो यहाँ पे एक टर्म है एलिमेंट्री कैनाल, वो क्या होता है, जो भी आपका पार्ट हुआ फ्रॉम योर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी बोल सकते हैं, मतलब आपका माउथ, या फिर ईसोफेगस से लेके, ये ज़्यादा सही रहेगा, ईसोफेगस से लेके, यानी कि आपके फूड पाइप से लेके जितना भी पार्ट हुआ आपके रेक्टम तक, रेक्टम कह लो या एनस कह लो, यहाँ तक जितना भी पार्ट हो गया, ठीक है, इस पे पूरे को इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, क्योंकि ये कैनाल ही तो है। देखिए यहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट हुआ, फिर स्टमक आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आया, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे एनस आया या रेक्टम आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा कैनाल, गुफा ही तो है, इसीलिए इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, याद रखिएगा। एंड इसमें कितने लेयर्स होते हैं इसके वॉल पे, तो इसके वॉल पे टोटल 4 लेयर्स होते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन कौन सा होता है, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, आई विल राइट इट हेयर, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड लास्ट हो जाएगा म्यूकोसा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं इसमें। एंड पूछ लिया जाता है कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सा पार्ट होता है, तो आउटर मोस्ट जो है ना सेरोसा ही होता है, सबसे बाहर सेरोसा, थोड़ा अंदर मस्क्यूलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे SM, एस से सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉन एज।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना उसमें ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, जो हमें ब्रश लाइक बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कैसा अपीयरेंस देते हैं, तो ब्रश लाइक बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये पूछा गया आपसे, इन्हें कहते हैं विलाय, ठीक है। तो विलाय एक्चुअली है क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम खाने के बाद जो सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, खाने में से जितने भी न्यूट्रिशंस है सबका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। अब किसी चीज़ को आप स्ट्रेट रखोगे तो इसमें कम चीज़ें अट पाएंगी, और अगर आप इसी को ऐसे 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 करके इस तरीके से अगर आप रख देते हो तो ज़्यादा चीज़ें अट पाती हैं। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा जो स्ट्रक्चर है, विलाय जो है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है एंड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका आंसर विलाय हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और टर्म लिखा है, दैट इज़ माइक्रोविलाय। विलाय जो कि प्रोड्यूस होते हैं विथ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। एक विलाय ऐसा थोड़ी डायरेक्ट बन गया, नहीं, बहुत सारे ऐसे 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 ना मिला के एक विलाय बनता है। तो वो जो ऐसे ऐसे जो होता है ना उसे बोलते हैं माइक्रोविलाय, और बहुत सारे माइक्रोविलाय को मिलाकर बनता है विलाय, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था। एंड यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है लैक्टियल। तो लैक्टियल क्या होता है ना कि बहुत विलाय के यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसा अपीयरेंस है, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का कनेक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं लैक्टियल। ये सारे ना क्या करते हैं, फैट एब्जॉर्ब करते हैं। लैक्टियल्स जो है फैट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीएच ऑफ सलाइवा इज। सलाइवा का पीएच क्या है, 6.2 to 7.6, 8 to 9, 3.2 to 4.5 एंड 4.5 to 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 6.2 to 7, सॉरी 6 ये गलत लिखा हुआ है गाइस, मैं यहाँ पे करेक्ट लिख दे रही हूँ, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है 6.8, ठीक है। तो ऑप्शंस में ना बहुत जगह मैंने देखा दिया हुआ है 6.2 to 6.8, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 6 के कैटेगरी में ही पीएच ऑफ सलाइवा रहता है, ठीक है, 6 के कैटेगरी में। यहाँ पे 7 चला गया इसलिए ये गलत हो गया है, वरना 6.2 to 6.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय डैश पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवा जो है मेनली पूछा जा रहा है कि कितने पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के जो कि मेनली सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शंस आर नो पेयर्स, 2 पेयर्स, 4 पेयर्स, 3 पेयर्स, एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। कौन कौन सा, एक तो आई विल शो यू हेयर, ओके। एक तो हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा हो गया सबलिंगुअल या सब मैक्सिलरी भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सब मैक्सिलरी लिख देती हूँ, सब मैक्सिलरी, इसी को सबलिंगुअल भी कहते हैं, ठीक है। सब मैंडिबल भी इसी को कहते हैं, सॉरी गाइस, पैरोटिड ग्लैंड हो गया पहला, दूसरा हो गया सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल, और तीसरा हो गया सब लिंगुअल, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तीसरा हो गया सब लिंगुअल। तो ये 3 होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, ठीक है। तो पैरोटिड जो है ये एक्चुअली होता कहाँ है, चीक्स में होता है, आपके गाल में हो जाएगा पैरोटिड। फिर उससे थोड़ा नीचे लोअर जॉ, आपको पता है ना मैंडिबल हमारे जो स्कल है उसका एक ऐसा लौता बोन है जो कि मूव करता है, वो है मैंडिबल। तो मैंडिबल एंड मैक्सिलरी बोथ आर सेम, तो ये आपको मिल जाएगा लोअर जॉ में, और टंग के नीचे आपको मिलेगा सबलिंगुअल। तो ये 3 ग्लैंड्स होते हैं एक ही साथ, ठीक है। ये क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा किसे डाइजेस्ट करता है, हमारे फूड में जितना भी स्टार्च होता है, 1 सेकेंड, या जितना भी स्टार्च होता है उसे कौन डाइजेस्ट करना शुरू करता है, सलाइवा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे माउथ में जैसे हम खाना एंटर होता है वैसे ही कौन सा ऐसा विटामिन है या मिनरल है, कौन सा ऐसा बॉडी फूड का कंपोनेंट है जो कि वहीं से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो है स्टार्च, ठीक है।
स्टार्च यहीं से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं उसके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो सलाइवा में जो एंजाइम है उसका नाम है अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज, जिसके हेल्प से ये डाइजेस्ट होता है। तो इसका आंसर तो 3 पेयर्स हो गया, पैरोटिड, सबमैंडिबल या मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईच हेपेटिक लोब्यूल्स ऑफ लिवर इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर हेपेटिक सेल्स, ग्लिसन्स कैप्सूल्स, फिंचर, नन ऑफ दीज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको लिवर के बारे में डिटेल देना चाहती हूँ। लिवर क्या होता है? लिवर जो है हमारे बॉडी का, मैं बोल रही हूँ गाइज, आप लोग लिखते जाइएगा। लिवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ आर बॉडी, जिसका जो वेट है वो होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg तक का इसका वेट है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये कहाँ सिचुएटेड है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है हमारी पूरी बॉडी का, मतलब जितना भी टॉक्सिक गंदगी है उसे रिमूव करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, वो किसका काम है? लिवर का। क्या करता है? डिटॉक्स लिख देती हूँ, डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। लिवर के पास एक रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, लिवर अपने आप को रीजनरेट कर पाता है। जैसे आपने एनिमल्स में पढ़ा होगा, जो लिजार्ड होता है, हाउस लिजार्ड, अगर उसकी पूंछ कट गई तो वो वापस से जनरेट हो जाती है, वैसे ही लिवर होता है, लिवर को रीजनरेट किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है और ये कुछ हार्मोन्स एंड विटामिन्स का भी सिंथेसिस करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन चारों का सिंथेसिस करता है ये लिवर, ठीक है। और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो लिवर है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग WBCs होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। उसका नाम क्या है? कूफर सेल्स, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी जो है रिलेटेड थी आपके लिवर से बात। एंड लिवर का जो सेल होता है उसे क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल्स, ठीक है, हेपेटिक सेल्स बोला जाता है। और जो उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिवर का, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स। ये जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है लिवर का। आपसे यहाँ पे पूछा गया है जो ईच हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर। वो कवर होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से। जैसे कि ये अगर आपका हेपेटिक लोब्यूल है तो इसके ऊपर एक पतली सी कवर होती है, तो वो जो कवर है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ नॉन एज ग्लिसन्स कैप्सूल, इम्पॉर्टेंट है। स्पिंचर क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल कोई रोक टोक, ठीक है, गेट बोल दो। जैसे कि आपका नाम, जैसे मैंने बताया था, आपका यहाँ से स्टमक से खाना आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे ना एक ऐसा गेट जैसा लगा रहेगा, स्पिंचर। आपका ईसोफेगस से जो है खाना आ रहा है, कहाँ? स्टमक में, तो यहाँ पे आपका एक गेट लगा रहेगा। ये सारे स्पिंचर्स लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी हैविंग अ रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि लिवर है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है, हार्मोन्स एंड विटामिन ए, डी, ई, के का सिंथेसिस करता है, डिटॉक्स करता है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए लिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है उसके डक्ट का नाम बताना है। ऑप्शंस आर हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो एक्चुअली जो ये आपका चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, इसमें बहुत सारे डक्ट्स दिए हुए हैं। तो जहाँ कहीं भी हेपेटिक आए तो हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक सेल्स, तो मतलब ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? लिवर से रिलेटेड है। ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ सिस्टिक डक्ट, तो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसे तो सिस्टिक डक्ट ही बोलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट, जो आपका ये हिपैटिक डक्ट है, मतलब लिवर की जो नली है, और सिस्टिक डक्ट यानी कि गॉल ब्लैडर की जो नली है, इन दोनों को मिला के बनता है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट जो है पैनक्रियाज के जो डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट, इन दोनों को मिला के बनता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में समझाती हूँ। क्या हुआ ना कि यहाँ पे जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया
स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ये है, यहाँ पे खाना आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम होता है, ठीक है। तो ये आपका ड्यूडेनम है जो मैंने अभी बना रखा है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ऐसे पैनक्रियाज भी आएंगे। ये येलो वाला मान लीजिए पैनक्रियाज है, ठीक है। जो ग्रीन वाला है उसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के जस्ट ऊपर क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जस्ट ऊपर होता है लिवर। तो ये आपका लिवर हो जाएगा, ठीक है। एंड इन सब के बाद जो या बस इतने डक्ट्स होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गया आपका लिवर, दिख रहा है क्या, ये हो गया आपका लिवर, ठीक है। ये हो गया जी से गॉल ब्लैडर और ये हो गया आपका पैनक्रियाज। तो क्या हुआ ना कि जब गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, लिवर के डक्ट को बोलते हैं हेपैटिक डक्ट, ठीक है, हेपैटिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट और हेपैटिक डक्ट मिल के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्यों, क्योंकि लिवर जो है आपको पता है बाइल जूस को ये करता है, सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर तो बस इसे स्टोर करता है। तो ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट, आपके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया इसमें, ठीक है। एंड यहाँ से जब आए तो पैनक्रियाज का भी डक्ट घुसा, तो पैनक्रियाटिक डक्ट, पी से पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट CBD, ये दोनों ने मिलके बनाया क्या, दोनों ने मिलके बनाया हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये सारे मोस्टली आपके डक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। एंड जो कॉमन हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, वो कहाँ खुलेगा, ये तो ड्यूडेनम किसका पार्ट था, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का था। तो ये जो खुलेगा ये तो खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मैंने आपको बोला किसी भी ऑर्गन को चेंज करने से पहले वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गेट लगा हुआ है जिसे बोलते हैं स्पिंचर। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का स्पिंचर पूछे, दैट इज स्पिंचर ऑफ OD। क्या बोलते हैं इसे, स्पिंचर ऑफ OD या ODI भी बोलते हैं बहुत लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन। द पैनक्रियाज इज डैश टाइप ऑफ ग्लैंड। पैनक्रियाज किस तरह का ग्लैंड है, ठीक है। तो एक तो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है एक टाइप का, जिसमें क्या होता है, डक्ट होता है, ठीक है। एक हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस होता है, और वो रिलीज क्या सिक्रीट करना हो तो वो कैसे सिक्रीट करता है, हार्मोन्स के रूप में सिक्रीट करता है। एक हो गया कंपाउंड डक्ट, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो पैनक्रियाज कौन से टाइप का डक्ट है अगर पूछा जाए, तो पैनक्रियाज एक कंपाउंड डक्ट है, ये सिंगल एक कंपाउंड डक्ट है और हमारे बॉडी कंपाउंड ग्लैंड है, और हमारे बॉडी में कोई भी कंपाउंड ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो इसके पास डक्ट भी है, हमने देखा पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज का डक्ट, एंड ये कुछ है ना हार्मोन्स भी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स सिक्रीट। पेप्टिक सेल और चीफ सेल क्या सिक्रीट करता है, तो ये पार्ट हो गया हमारा डाइजेशन का, कि हमने खाना खा लिया उसके बाद डाइजेस्ट होना स्टार्ट किया, तो कुछ कुछ चीज़ें सेल्स जो हैं अलग अलग टाइप की रिलीज़ करेंगी। हमने पढ़ा था ना म्यूकोसा, पढ़ा था ना सिरोसा, एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स हुए, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाती हूँ, म्यूकोसा के अंदर होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक मतलब पेट से रिलेटेड है, पेट में आपके गैस हो जाता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है इसके पास 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कहाँ, जी लिख देती हूँ, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड में। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा म्यूकस नेक सेल, ठीक है। एक हो जाएगा पेप्टिक सेल या फिर इसे चीफ सेल भी कहते हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा हो जाएगा हमारा ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, ठीक है। आप लोग NCERT खोल के बैठो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। म्यूकस नेक सेल,
पेप्टिक सेल एंड पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टिक सेल और चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है। तो पी से पेप्टिक, दैट इज़ पेप्सिनोजन, ये दोनों मैच हो रहा है ना। तो पेप्टिक सेल जो है पेप्सिनोजन ही रिलीज़ करती है। अगर आपसे पूछे HCl कौन रिलीज़ करता है, तो मैंने जो बताया पेराइटल सेल है ना, पेराइटल सेल, इसे ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। तो ये रिलीज़ करता है हमारा HCl। एंड उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ म्यूकस। तो म्यूकस जो है, म्यूकस नेक्स्ट सेल रिलीज़ करेगा, तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है, दैट इज़ जाइमोजन। जाइमोजन क्या होता है, ऑल, जितने भी कैसे एंजाइम्स हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं इन्हें कहते हैं जाइमोजन, ठीक है। एंड जो आपका पेप्सिनोजन जो है वो भी एक इनएक्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन है, ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो जितने भी पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सारी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। एंड इसे एक्टिव करने के लिए हमें कुछ अदर एंजाइम्स काम में आते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। मैंने आपको बताया ट्रिप्सिनोजन जो है एक जाइगोमैटिक एंजाइम है, यानी कि एक इनएक्टिव एंजाइम है। अब ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट होना है किसमें, ट्रिप्सिन में। तो इसके लिए हमें एक और एंजाइम यूज़ करना पड़ता है। उस एंजाइम का नाम पूछा गया है जिससे कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस की हेल्प से ट्रिप्सिनोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, जिसके वजह से ये हो जाएगा। देन पेप्सिनोजन का एक मैंने आपको बताया था, पेप्सिनोजन भी एक इनएक्टिव एंजाइम है, उसे पेप्सिन बनना होगा। तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ HCl। यहाँ पे HCl की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं गाइस, प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट इज़, या फैसिलिटेट। अब क्या हुआ कि बहुत सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था सिंपलर फॉर्म में हो गया, और हमारे बॉडी में अब उसे एब्जॉर्ब करना है। तो हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन का तरीका है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक हो जाएगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से होता है अगर पूछा जाए, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मिल जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ATP, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ चैनल। तो आपसे यहाँ पे वही पूछा गया है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किस वजह से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैनल। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे बोलते हैं कौन सा ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड बिकॉज ऑफ ATP जो होता है उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास इनटू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, तो इस प्रोसेस पूछा गया है। एब्जॉर्ब जो हुआ खाना जो हमारे बॉडी में आया वो हमारे उसका जो मिनरल्स विटामिन्स है वो ब्लड में जा रहा है, लिम्फ में जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे क्या कहते हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन। तो इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं गाइस, कि खाना जो है पूरा एब्जॉर्ब हो गया हमारे ब्लड में, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर आपसे यहाँ पे डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का डेफिनेशन हो जाएगा समथिंग कन्वर्टिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। अगर आपसे यहाँ पे एसिमिलेशन पूछ लिया जाएगा, दैट इज़ कि जो आपने एब्जॉर्प्शन के बाद का प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, कि आपने जो खाना खाया वो ब्लड में जाने के बाद, ब्लड से कहाँ जाता है, टिश्यूज़ में। तो फाइनली अगर वो टिश्यूज़ के पास पहुँच जाता है ब्लड से तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट है हमारा डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब जो कि आप लोग सुबह सुबह जाते हो अपने फीसीज बोलते हैं हम लोग इसे साइंटिफिक टर्म में, फेसेस नहीं फीसीज,
इसका स्पेलिंग होता है FAECES। जो अपने फीसीज को आप लोग सुबह सुबह वॉशरूम में डाल के आते हो उसे बोलते हैं डेफिकेशन, जो कि हमारे काम का नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, नेम द डिजीज़ इन विच लिवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो। ठीक है, तो उस डिज़ीज़ का नाम बताना जिसमें लिवर इफेक्ट हो जाता है एंड स्किन और हमारी आईज जो हैं वो येलो हो जाती हैं। ऑप्शंस आर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, इंडाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो आप सभी को पता होगा, दैट इज़ जॉन्डिस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि येलो क्यों हो जाती हैं जॉन्डिस में हमारी आईज और स्किन, पीलापन क्यों पड़ जाता है, तो लिवर जो है आपको पता है वो 2 पिगमेंट्स करता है सिक्रीट। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा बिलीवर्डिन और एक हो जाएगा बिलीरुबिन। तो ये दोनों जो है ये लिवर जो है सिक्रीट करता है एंड इन दोनों के डिपॉजिशन के वजह से, इन दोनों का डिपॉजिशन होने लगता है बॉडी में, इसी वजह से बॉडी जो है पीली हो जाती है, क्योंकि इनका भी कलर येलो ही होता है। तो ये तो हो गया जॉन्डिस। यहाँ पे और जितने भी डिजीजेस लिखे हैं ना, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड विद डाइजेशन। एक हो गया डायरिया। डायरिया में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जो डिफिकेशन के लिए आप लोग सुबह जाते हो उस टाइम पे फीसीज में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, पानी पानी होने लगता है, लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाती है आपकी डिफिकेशन में, उसे बोलते हैं डायरिया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या हो गया कि आप जो खाना खा रहे हो आप उसे डिफिकेट नहीं कर पा रहे हो, सुबह सुबह आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो फीसीज हैं वो रेक्टम ही तो लास्ट पार्ट था ना, कौन सा? सीकम कोलॉन रेक्टम, ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था, यहीं से खाना हमारे जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से निकलता है, बट वो निकल नहीं रहा है, वो रेक्टम में ही स्टोर हो जा रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देन इनडाइजेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो या फिर प्रॉपरली आपका कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा भरा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऐसा फील होता है, तो ये क्यों होता है? या तो आपने तीखी चीज़ें खा ली हो, या ओवर खा लिया हो, या एंजाइटी हो गया हो, फूड पॉइजनिंग हो गया हो, तो इस सब की वजह से होता है इनडाइजेशन, खाना ढंग से पचना नहीं। और एक और आपके एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है वॉमिटिंग। जब आप हद से ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपकी जो बॉडी होती है उसे पचा नहीं पाती और वो उल्टा रिएक्ट करके आपके मुंह से खाना निकल जाएगा, उसे बोलेंगे वॉमिटिंग। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि वॉमिट सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो आपके ब्रेन में जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला को वॉमिट सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। आगे हम लोग वन लाइनर की बात कर लेते हैं। क्वाशियोरकर जो है ये भी एक डिजीज़ है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसे क्वाशियोरकर कहेंगे। लेकिन अगर आपके बॉडी में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की डेफिशिएंसी एक साथ हो जाएगी तो उसे मरासमस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, बोलस, काइम और काइल ये क्या है? जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना मुंह में, तो मुंह में जब खाना डालेंगे हमारे ओरल कैविटी माउथ में है, तो ना उसके हमने इतना बड़ा पीस डाला, ठीक है, तो उसका ना ऐसे छोटा छोटा गोल गोल बॉल जैसा बन जाएगा, जिसे हम लोग बोलस कहते हैं। उसके बाद ये हमारे स्टमक में जाएगा तो काइम रहेगा, ठीक है, इसे काइम बोलते हैं उस खाने को। और जब ये और आगे प्रोसीड कर जाता है इंटेस्टाइन में, तब इसे काइल बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, बोलस, काइम और काइल। नेक्स्ट वर्ड है रेनिन। रेनिन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और ये जो एंजाइम है सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, यानी कि बहुत छोटे बच्चे, जो से हम नवजात बच्चे कहते हैं ना, जो अभी पैदा हुए हैं, उनमें होता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ दूध पीते हैं, और दूध पीते हैं तो उसको पचाने के लिए एक ये एंजाइम होता है जिसे हम लोग रेनिन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 तरह का रेनिन होता है, एक RENIN भी होता है, वो तो एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन एक ये है RENNIN, ये सिर्फ बच्चों में होता है। नेक्स्ट देखेंगे डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन मतलब जब हम लोग खाना मुंह में डाले और वो ईसोफेगस में, बोलते हैं ना हमने खाना घोट लिया, अंदर की तरफ ले लिया,
दवाई अंदर कर ली अपने बॉडी के, तो उसे बोलते हैं स्वॉलोइंग ऑफ फूड इनटू ईसोफेगस, उसे बोलते हैं डिग्लूटिशन। ठीक है, गटक लेना किसी चीज़ को इज नॉन एज डिग्लूटिशन। ठीक है, डिग्लूटिशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज पेरिस्टाल्सिस, यहाँ पे लिखा नहीं है, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है आपका जो ईसोफेगस है, आई विल शो यू हियर, आपका जो ईसोफेगस है वो ऐसा बड़ा सा है। ठीक है, पर वो इतना स्ट्रेट नहीं है, वो ऐसे 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 ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपका खाना ना ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे अगर हमने दबा दिया, यहाँ पे ऐसे दबता है तो खाना नीचे आएगा, फिर यहाँ दबा फिर खाना और नीचे आया, तो ऐसे कर करके खाना नीचे पास आउट होते जाता है, तो इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ओके, नेक्स्ट है कूफर सेल्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, लीवर में प्रेजेंट होते हैं। लीवर के सेल्स को हेपैटिक सेल्स बोलते हैं। हेपैटिक रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब लीवर से रिलेटेड होगी। इसका रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ADEK ये चारों विटामिन्स बनाता है, हॉर्मोन्स बनाता है। और ये कूफर सेल्स जो है ये है क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग WBCs है, इसका ये लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, और इसका जो वेट है वो होता है 1.2 to 1.5 kg। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछा जाए, मैंने आपको 3 बताया था, पैरेटेड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या मैंडिबल एंड सब लिंगुअल। ठीक है, तो लार्जेस्ट अगर तीनों में से पूछा जाए तो वो हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके चीक्स में प्रेजेंट होता है। देन सेल्स विच मेक्स इनेमल, इनेमल मैंने आपको बताया आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट और टफेस्ट सब्सटेंस पूछा जाए तो इनेमल होगा। एंड इनेमल को जो सेल्स बनाती हैं उन सेल्स का नाम क्या है, अमीलोब्लास्ट। इम्पॉर्टेंट है, अमीलोब्लास्ट सेल्स जो कि इनेमल्स को बनाती हैं। आपको मैंने बताया था टंग जो होता है उस पर वो आपका रफ होता है, स्मूथ नहीं होता, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्या होते हैं, पैपिले। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैपिले होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उसमें से बिगेस्ट पैपिला कौन सा है, दैट इज सर्कमवेलेट पैपिला। और इन सब पैपिले के अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। ठीक है, एंड इसमें भी टेस्ट बर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिगेस्ट पैपिला पूछा जाए तो सर्कमवेलेट पैपिले। नॉट डेंटिशन फार्मूला फॉर एडल्ट, अगर एडल्ट की बात की, मैंने आपको बताया था कि टिथ जो है वो 4 टाइप्स का होता है, दैट इज इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ठीक है, तो इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स का जो है एडल्ट का जो टूथ का जो फॉर्मूला या डेंटिशन फार्मूला है वो अलग होता है। ऐसे लिख सकते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो इसका जो एडल्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2123/2123। ठीक है, कि अगर इस सबको ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि अगर आप देखो ये 2123 कैसे लिखा होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका नीचे के दांत का पार्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके टूथ है। ठीक है, इसको इन लोगों ने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, नीचे का सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और आपको बोला कि इधर आपके चारों टिथ मिल जाएंगे, इंसिसर्स 2, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलार्स एंड 3 था ना लास्ट में, तो 3 और बना देते हैं, ये 3 हो जाएगा आपके मोलार्स। तो 2 1 2 3 इधर हो गए, फिर 2 1 2 3 इधर हो जाएंगे, फिर ऊपर भी ऐसा ही सेम होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे करके इन फॉर्मूलाज को बनाया गया। लेकिन इन्फेंट्स यानी कि नवजात बच्चे की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स होता है 2102/2102। तो 0 क्या है, प्री मोलार्स है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा टूथ है जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता, दैट इज प्री मोलार्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रूट कवरिंग ऑफ द टीथ। टीथ जो होता है आपका ऐसा टीथ होता है, राइट, इसके जो यहाँ पे ऐसे कवरिंग की जाती है, ऐसे कवरिंग होती है एकदम पतली सी ऐसे साइड से, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज सीमेंटम। ठीक है, ऐसे समझ लो कि टूथ जो आता है आपका कभी नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि इनामल से बना होता है। इनामल कौन सा सेल सिक्रीट करते हैं, अमाइलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। तो टूथ जो है ना एकदम सीमेंट की तरह है, तो सीमेंटम ऐसे याद रहेगा। अच्छा, डिजीजेज इन विच डिहाइड्रेशन इज़ कॉमन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना आपके बॉडी में। तो ऐसी जो डिजीजेज हैं जिसमें बहुत कॉमन है हमारे शरीर में पानी की कमी होना, वो है कॉलेरा एंड टाइफॉइड। ठीक है, कॉलेरा एंड टाइफॉइड। तो या गाइज मैंने आपका जो पूरा चैप्टर है पूरा कवर कराने का कोशिश किया है, आप लोग एक बार से चेक कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग ध्यान दे देना कि
एक ना NCERT है, NCERT में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के ना कुछ येलो येलो ऐसे करके बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड उसमें ना लिखा हुआ है कि प्रोटीन को कन्वर्ट करना है डाईपेप्टाइड्स में तो क्या क्या लगेगा, ट्रिप्सिन यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स मतलब स्टार्च को कन्वर्ट करना है हमें डाईसैकेराइड्स में, तो मैंने तो बताया स्टार्च में क्या होता है, अमाइलेज होता है, ठीक है। तो ऐसे कर के भी बहुत सारे इक्वेशंस की तरह फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसे भी देख लीजिएगा। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैंने ये अभी स्टार्ट किया है, मैं सोच रही हूँ रोज़ ऐसे कर करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ ना एक एक, तो हमारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट डाउन ऐसे और वीडियोज़ के लिए, या कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2021 and subscribe to my channel if you are new to this channel. And once again, thanks for watching. Keep supporting. Bye bye.